Hello students, a very warm welcome to Virat's biology classes. Today we are going to do a very interesting topic of 2 marks range, that is apomixis. So let's start the topic. It is the type of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction. तो 1 mark की एक definition पूछी जाती है, what is apomixis? So we are going to write it is a type of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction by forming the seeds without fertilization. And this process was given by Winkler in 1908 and it is also known as apogamy. Here the word apo means without and gamy means marriage. So if we get a seed without fertilization, then it is known as apomixis or apogamy. अब यहां तक तो क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, and this question has came in 2008, 2009, then it has came in 11, 13 and 14. So this question has came many times in board examination and it has repeated so many times. So it is a very important question for board exam as well as NEET examination. Now we have to understand this topic कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि खाली डेफिनेशन ही याद कर लेना सफिशिएंट नहीं है. सो लेट्स सी. हमने अब तक इस चैप्टर में यह पढ़ा था कि जो सीड बनता है इट इज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो किसी भी प्लांट में सीड का बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है. सो फॉर्मेशन ऑफ सीड इज अ पार्ट ऑफ sexual reproduction. Seed is basically the end product of sexual reproduction in plants. अगर अब सीड बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस बार सीड तो बना बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एसेक्सुअली. तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि सीड तो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, लेकिन हमें क्या देखने को मिला कि सीड जो है वो एसेक्सुअली भी बन सकता है. और अगर सीड एसेक्सुअली बन गया तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे एपोमिक्सिस, यानी कि सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. हियर एपो मींस विदाउट and mixes means mingling or blending of gamete, or simply we can say fertilization. तो अगर किसी भी प्लांट के अंदर सीड बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के एसेक्सुअली, तो उस फिनोमिना को क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस. लेकिन सीड बनाना किसका काम था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. और इस बार सीड किसने बना दिया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने. तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने चीटिंग करी है, कॉपी करा है, मिमिक्री करी है. किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. कैसे? सीड बना के. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सीड बनता ही नहीं था, लेकिन इस बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सीड बन गया. तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करी है, यानी कि उसको कॉपी करा है. तो इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग द सीड. तो ये डेफिनेशन बनती है एपोमिक्सिस की, और ये क्वेश्चन आपको मिलता है 1 मार्क में. तो 1 मार्क में इसकी डेफिनेशन आएगी और 1 मार्क में इसका यूज आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स की रेंज का है. यूज हम इसका लास्ट सेगमेंट में वीडियो के डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द कॉज. इसका जो मेन कॉज है दैट इज जेनेटिक रीजन. ये जेनेटिक रीजंस की वजह से, म्यूटेशन की वजह से
ऐसा हो पाता है। एंड इट ऑल्सो अकर ड्यू टू मियोटिक डिस्टर्बेंस। अगर मियोसिस में कोई गड़बड़ी हो जाए ये तो भी हो सकता है। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस का भी इसके ऊपर असर पड़ता है। तो जेनेटिक रीजंस की वजह से, मियोटिक डिस्टर्बेंस की वजह से और इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से यह फिनोमिना हो सकता है। अब यह होता कैसे है और कितने टाइप का होता है एपोमिक्सिस, इसको डिस्कस करते हैं। तो एपोमिक्सिस टोटल 3 टाइप्स का है, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट एंड एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, जिसको स्पोरोफिटिक बडिंग भी कहा जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज नॉन रिकरेंट और हैप्लॉइड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। सो लेट्स सी। अब हमारे पास ये एक एम्ब्रियो सैक है। तो हमारे पास प्लांट की ओवरी के अंदर क्या देखा जाता है, एम्ब्रियो सैक। और जब एम्ब्रियो सैक के ऊपर कवर्स भी चढ़ जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पूरा ओव्यूल। तो ये हमारे पास एक ओव्यूल आ गया है और इस ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद है, एम्ब्रियो सैक। और यहां पर क्या बनता है, एम्ब्रियो। नॉर्मली कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन करके, लेकिन अब यह बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए कैसे, एम्ब्रियो सैक में यह है एक एग, इसके बराबर वाले 2 सेल्स क्या कहलाते हैं, सिनर्जिड, और ऊपर वाले 3 सेल्स क्या कहलाएंगे, एंटीपोडल्स, और एक सेंटर में लगे हुए 2 न्यूक्लियाई क्या कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई। तो अब हमारे पास यह है लार्ज सेंट्रल सेल कॉल्ड एग। अगर ये एग की हम प्लॉइडी की बात करें तो ये एग कैसा है, हैप्लॉइड। अगर ये एग विदाउट फर्टिलाइजेशन ही कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, तो अगर कोई हैप्लॉइड एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहेंगे हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और हैप्लॉइड और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो अगर किसी एग से डायरेक्टली बेबी बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। और यह देखा जाता है इन द प्लांट्स लाइक सोलेनम नाइग्रम। तो अगर कोई एग डायरेक्टली बेबी में कन्वर्ट हो जाए और ये बेबी भी कैसा होगा, हैप्लॉइड, एग भी कैसा था, हैप्लॉइड। तो अगर हैप्लॉइड एग बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में चेंज हो गया और ओव्यूल से सीड बन गया तो क्या कंडीशन कहलाएगी, नॉन रिकरेंट हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और यह देखा जाता है सोलेनम नाइग्रम में। और यह होता क्यों है, अगर बाई चांस पॉलन ट्यूब नीचे ना आ पाई, तो अगर पॉलन ट्यूब का बनना फेल हो जाए या पॉलन ट्यूब अपने कंटेंट को यहां पर डाल ही ना पाए या पॉलन ट्यूब में कोई कमी आ जाए या मेल गैमीट फेल हो जाए, तो उन कंडीशंस में एग ही बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, एग ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कंडीशन को हम कहेंगे हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, which is a type of non-recurrent apomixis. The next is haploid apogamy. अब इस बार एग की जगह पर ये जो सिनर्जिड्स हैं, अगर ये कन्वर्ट हो गए बेबी के अंदर,
तो जैसे ये एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक में ये दो हैप्लॉइड सेल्स लगे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड। अगर ये सिनर्जिड विच इज अ हैप्लॉइड सेल अगर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्जन ऑफ synergid into the embryo, then it is considered as haploid apogamy, which is a type of non-recurrent apomixis. तो अगर एग कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, और अदर देन एग कोई और सेल, वो एंटीपोडल भी हो सकता है, वो सिनर्जिड भी हो सकता है। तो अगर सिनर्जिड या एंटीपोडल कन्वर्ट हो जाए एम्ब्रियो में तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हैप्लॉइड एपोगैमी। तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के केस में क्या होगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो कब बनता है, तो इन केस ऑफ नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। और कैसे, या तो एग कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, या सिनर्जिड या एंटीपोडल्स कन्वर्ट होंगे एम्ब्रियो में। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो कौन देगा, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। होता क्यों है, ड्यू टू फेलियर ऑफ पॉलन ट्यूब विच इज द मेन कॉज ऑफ इट। तो होप आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस के केस में वी विल गेट अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो। तो देखिए कैसे, इस बार ये हमारे पास आ गया है एम्ब्रियो सैक, एंड हियर वी हैव अ ओव्यूल, और इस एम्ब्रियो सैक में ये आ गए सिनर्जिड्स, एग्स एंड एंटीपोडल। इस बार मियोसिस ही फेल हो गया, और मियोसिस फेल होने के कारण क्या होगा, ये जो एग है ये ही डिप्लॉयड बन गया। तो कई बार मियोसिस फेल हो जाने के कारण, मियोटिक डिस्टरबेंस के कारण क्या होता है कि एग ही डिप्लॉयड बन जाता है। तो अगर एग डिप्लॉयड बन गया और इस एग से कोई एम्ब्रियो तैयार हो गया तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, इट विल बी नोन एज रिकरेंट एपोमिक्सिस और डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, which is commonly observed in the plants like apple, alchemilla, etc. तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस के केस में क्या होगा, बाय मिस्टेक ड्यू टू फेलियर ऑफ मियोसिस। तो अगर एग बनता है मियोसिस से और उस टाइम पर मियोसिस फेल हो जाए तो एग कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड एग क्या बना देगा, एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो। तो इसको क्या कहेंगे हम, कंडीशन को रिकरेंट डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, एंड इट इज फाउंड इन प्लांट्स लाइक एप्पल। नेक्स्ट इज डिप्लॉयड एपोगैमी, और डिप्लॉयड एपोगैमी के केस में जैसे यहां पर सिनर्जिड या एंटीपोडल चेंज हुए थे एम्ब्रियो में, ऐसे ही इसमें भी होगा सिनर्जिड या एंटीपोडल्स। अगर ये कन्वर्ट हो गए और इस बार ये भी कैसे हैं, डिप्लॉयड, तो अगर सिनर्जिड या एंटीपोडल विच इज डिप्लॉयड it changes into the embryo, then it is known as diploid apogamy, and the next category is diploid apospory. तो क्या था, अगर कोई हैप्लॉइड एग बच्चे में तब्दील हो जाए तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, एग के सिवा कोई और सेल जैसे कि सिनर्जिड या एंटीपोडल बच्चे में कन्वर्ट हो जाए तो हैप्लॉइड एपोगैमी।
अगर कोई डिप्लॉयड एग जो मियोसिस के फेलियर से बना है, अगर वो कन्वर्ट हो जाए बच्चे में, तो उसे क्या कहलाएंगे? डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। और अगर सिनर्जिड या एंटीपोडल्स कन्वर्ट हो गए एम्ब्रियो में, वो भी डिप्लॉयड, तो तब क्या कहलाएगा? डिप्लॉयड एपोगेमी। एंड लास्ट इज डिप्लॉयड एपोस्पोरी। तो डिप्लॉयड एपोस्पोरी के केस में देखिए क्या होगा? डिप्लॉयड एपोस्पोरी के केस में जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो सेल्स रहते हैं, दे आर नोन एज न्यूसेलस। अगर कोई न्यूसेलस का सेल अंदर आ जाए तो इस सेल की प्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉयड। और अगर कोई न्यूसेलस का सेल अंदर आकर के एम्ब्रियो सैक के और एम्ब्रियो बना दे, तो अब भी हमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस केस को क्या कहेंगे? डिप्लॉयड एपोस्पोरी। तो अगर एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूसेलस। और अगर एम्ब्रियो बन जाए फ्रॉम डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस, देन इट इज नोन एज डिप्लॉयड एपोस्पोरी। बच्चे का बनना न्यूसेलस के सेल से क्या कहलाएगा? डिप्लॉयड एपोस्पोरी। तो ये कंडीशन है आपके पास इन केस ऑफ recurrent apomixis. And now we have to study the last part, that is known as adventative embryony or sporophytic budding. इस केस में क्या होगा? ये भी कुछ डिप्लॉयड एपोस्पोरी जैसा है। देखिए ये हमारे पास आ गया एक एम्ब्रियो सैक, और इस बार ये जो न्यूसेलस का सेल है, इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? न्यूसेलस। इस बार न्यूसेलस के इस सेल ने क्या किया? लगातार मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दी, और मल्टीप्लिकेशन करके ये किस टाइप के सेल में कन्वर्ट हो गया? मेरिस्टेमेटिक सेल में। तो अगर कोई न्यूसेलस का सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाए, लगातार डिवाइड करता जाए और डिवाइड करके वो बना दे एक एम्ब्रियो, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी और स्पोरोफिटिक बडिंग। तो अगर कोई न्यूसेलस का सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाए, लगातार डिवाइड करके एम्ब्रियो बना दे, एक गांठ बना दे, और तब ये केस क्या कहलाएगा? एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। तो बहुत सिंपल केस है, होप आपको समझ में ये आ गए होंगे। तो अब तक हमने क्या क्या देखा कि एपोमिक्सिस 3 टाइप का है, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट एंड एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। नॉन रिकरेंट के केस में जो एम्ब्रियो बनेगा दैट विल बी हैप्लॉइड। रिकरेंट के केस में एम्ब्रियो विल बी डिप्लॉयड, और एडवेंटेटिव एम्ब्रियो में भी एम्ब्रियो विल बी डिप्लॉयड। तो ये दोनों डिप्लॉयड एम्ब्रियो देंगे, जबकि ये हैप्लॉयड एम्ब्रियो देगा। और इसका जो एम्ब्रियो होगा दैट विल बी स्टेराइल, जो आगे चल के जल्दी से बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। और जबकि इनका जो एम्ब्रियो होगा दैट विल बी फर्टाइल। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस इट्स पार्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको इतनी डिटेल्स नहीं करके जानी है, आपको इसकी डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन के बाद इसके मेथड करने हैं, और मेथड में भी आप रिकरेंट का फर्स्ट पार्ट करके जाएंगे, दैट इज डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी करके जाएंगे। ये 2 पार्ट आप मेनली करके जाएंगे इन केस ऑफ बोर्ड एग्जाम। बट
for competitive exam you should know all these things and apomixis की definition. तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्या याद रख के जाना है? एपोमिक्सिस की डेफिनेशन, रिकरेंट का फर्स्ट पार्ट और ये एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी. वहां पर आपको कोई भी 2 मेथड पूछे जा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसकी कोई बहुत डिटेल्स नहीं दी हैं. आप सिर्फ बेसिक याद करके वहां पे जा सकते हैं कि सिर्फ ये 2 पार्ट आप याद कर जाइए और एक ये पार्ट. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई फार्मर्स प्रेफर एपोमिक्टिक सीड्स, कि फार्मर्स जो हैं वो एपोमिक्टिक सीड्स को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं? बिकॉज इन देम कैरेक्टर्स डज नॉट सेग्रीगेट और सेग्रीगेट इन हाइब्रिड सीड, क्योंकि उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो आने वाली जनरेशन में नहीं हटेंगे, नहीं सेपरेट होंगे, जबकि एक नॉर्मल हाइब्रिड सीड में कैरेक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं, बल्कि एपोमिक्टिक सीड में वो कैरेक्टर्स सेग्रीगेट नहीं होते. इस वजह से फार्मर्स जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं किसको? एपोमिक्टिक सीड्स को. तो seeds formed by apomixis are known as apomictic seeds. और इसका फायदा क्या है? कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव सीड प्रोडक्शन हो पाएगा. तो ये चीप सीड्स बना करके देगा, या हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट लेस कॉस्टिंग ऑफ सीड्स होगा, कि हमें सीड्स पर ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, सीड से कैरेक्टर नहीं बदलेंगे आफ्टर 1 और 2 जनरेशन जैसे एक नॉर्मल हाइब्रिड में बदल जाते हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एपोमिक्सिस के. तो एपोमिक्सिस क्या है? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. इट इज ऑफ 3 टाइप्स: नॉन रिकरेंट, रिकरेंट एंड एडवेंटेटिव. नॉन रिकरेंट 2 टाइप्स का है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड हैप्लॉइड एपोगेमी. और हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा? एक न्यू एम्ब्रियो बनेगा फ्रॉम एग, इसमें अदर देन एग. डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में फेलियर ऑफ मियोसिस हुआ जिससे एग डिप्लॉइड बन गया और डिप्लॉइड एग से एम्ब्रियो बनेगा. यहां पर अदर देन एग यूज होगा और इसमें न्यू सेलस यूज होगा. और स्पोरोफिटिक बडिंग में भी न्यू सेलस से ही एम्ब्रियो बनेगा. तो ये सब आपको याद रख के जाना है इन केस ऑफ एपोमिक्सिस. थैंक यू.